हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है इस संडे स्पेशल के नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले संडेज तक हम लोगों ने ये बुक द गॉड इक्वेशन का पहला चैप्टर का आधा पार्ट कर लिया था। आधा पार्ट कहने का क्या सेंस है, हम लोगों ने देखा था कि कैसे न्यूटन ने सबसे पहले यूनिफिकेशन वर्ड या फिर यूनिफिकेशन जैसे चीजों का इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने जो विद इन द वर्ल्ड, मतलब जो हमारा वर्ल्ड के अंदर का बाउंड्री है और जो हेवन है, उसको मिला के एक लॉ बनाया, जो कि आप जानते हो ग्रेविटेशन का लॉ। और ये लॉ हमारे साइंस का सबसे पहला यूनिफिकेशन लॉ था। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन न्यूटन से ही स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन ने कैसे यूनिफाई किया था अर्थ के अंदर के चीजों के लॉज को और यूनिवर्स के लॉज को। उन्होंने कहा था जो लॉ यहाँ पे काम करते हैं वही लॉ यूनिवर्स में भी गवर्न करते थे। तो ये था हमारा सबसे पहला यूनिफिकेशन का स्टेप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिमिट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिमिट्री क्या होता है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज सिमिट्री। आखिर सिमिट्री क्या होता है। वैसे आप सिमिट्री वर्ड का मतलब क्या समझते हो। सिमिट्री वर्ड का मतलब ये होता है, जनरली अगर कुछ टेक्निकल वर्ड्स में कहा जाए तो सिमिट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज सिमिट्रिक है तो दो सवाल उठता है, किसके अबाउट सिमिट्रिक है। जैसे कि मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर बोला जाए सिमिट्री, सिमिट्री मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ सकता है कि किसके अबाउट सिमिट्रिक है, किसके अबाउट क्या है, सिमिट्रिक है। सिमिट्रिक है कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये चीज, अब बताइए ये ग्राफ जो है किसके अबाउट सिमिट्रिक है। आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट जैसा इधर है वैसा ही क्या है इधर है। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक है? जी नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक नहीं है। ये एक्सिस वाई के सिमिट्रिक है, ये एक्सिस वाई के क्या है आपको सिमिट्रिक है। तो यही क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है कि सिमिट्रिक है, सिमिट्रिक का होने का मतलब क्या, जैसा एक तरफ से वैसा ही हर तरफ से। कहने का क्या सेंस है कि जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल आप ले लीजिए, एक आप क्या ले लीजिए स्फेरिकल बॉल ले लीजिए। स्फेरिकल बॉल को जिधर से भी देखिएगा वो क्या लगेगा, हर तरफ से आपको क्या है एक ही जैसा लगेगा। ये क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल। ये क्या है कि हर तरफ से क्या है आपको सिमिट्रिक है। आप इसको किसी भी एंगल से देखो, ये क्या है आपको कैसा दिखेगा, आपको सेम ही दिखेगा। तो ये हो गया फुल्ली सिमिट्रिक ऑब्जेक्ट। कोई कोई ऑब्जेक्ट या कोई कोई फिगर क्या होता है, किसी के अबाउट सिमिट्रिक होता है, हर जगह से वो सिमिट्रिक नहीं दिखता। सिमिट्री भी एक कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज सिमिट्री होता है, जैसे कि नेचर में हमारे सिमिट्री है। सिमिट्री का क्या सेंस है, आपने अपने हायर स्कूल के बुक में पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, कि जिस तरह लाइट लाइट के पास सबसे पहले क्या, न्यूटन ने पार्टिकल के बारे में बोला, फिर लाइट पे ज्यादा जोर पड़ा जब हाइजेंस आए तो बोला गया कि लाइट एक वेव नेचर है और वेव नेचर से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। फिर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रपोजल डाला, उसको सबके सामने रखा, तो फिर पता चला लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो यहां से क्या पता चला, लाइट वेव नेचर का था पर उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट के पास डुअल नेचर है। ठीक उसी प्रकार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डिब्रॉय, यानी कि डिब्रोगली आप लोग इसको पढ़ते हो, एक्चुअली में डिब्रॉय पढ़ा जाता है। डिब्रॉय ने सेम इसी जगह एक चीज सोचा कि हमारा नेचर, हमारा यूनिवर्स सिमिट्रिक होना चाहिए। जैसे कि देखो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, बात समझ में आ रही है ना। तो उसी तरह इन्होंने सोचा कि हमारा यूनिवर्स, हमारा नेचर सिमिट्रिक होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे, इसी एक्सियोम पे, इसी बात पे उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया और उसको बाद में प्रूव भी किया कि अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है तो पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होना चाहिए। पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए। और आप जानते हैं पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल भी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सिमिट्रिक के कॉन्सेप्ट से ही आया है। उन्होंने इस बात को ही ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा नेचर, हमारा यूनिवर्स सिमिट्रिक होना चाहिए।
तो इसी बेसिस पे उन्होंने इस चीज का प्रपोजल लोगों के सामने डाला था और बाद में ये प्रूव किया कि हाँ, पार्टिकल को भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, जिस तरह लाइट के पास डुअल नेचर है। तो जी हाँ, सिमेट्री फिजिक्स में या फिर यूनिवर्स को समझने में, इवन मैथ्स के बहुत जगह, इवन मैं आपको अगर एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो सिमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिससे हम लोग चीजों को बहुत आसान बना लेते हैं। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ मास निकालना हो किसी बॉडी का, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है जिसके अबाउट वो टोटली सिमेट्रिक होता है। जैसे एक सर्किल सेंटर के अबाउट, बात समझ में आ रही है? तो हमें सिमेट्री बहुत हेल्प करता है हमारे यूनिवर्स को समझने में। मैथ में भी सिमेट्री का बहुत रोल है। चीजों को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए सिमेट्री का बहुत यूज लिया जाता है। तो सिमेट्री एक बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारा प्रिडिक्शन भी करते हैं और बहुत चीजों को समझते भी हैं। जैसे अगर कहीं पे प्लस है तो वहां पे माइनस नहीं भी मिला तो हमको ये बात पता है कि माइनस भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक से हम लोग प्रिडिक्शन करने का ताकत बहुत अपना बढ़ा लेते हैं और अपने क्यूरियोसिटी को भी बहुत हाई लेवल पे करते हैं और खोजने की कोशिश हमेशा लगी रहती है। तो जी हाँ, सिमेट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलिए देखते हैं इस बुक में सिमेट्री को किस प्रकार दर्शाया गया, समझने की कोशिश करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो नॉट वर्दी बिकॉज इट possesses a symmetry so that the equation remains the same if we make a rotation। मतलब क्या कहने का सेंस है, इस चीज को समझिए। इमेजिन अ स्फीयर सराउंडिंग द अर्थ, the force of gravity is identical at every point on it। In fact, that is why the earth is spherical rather than another shape, because gravity compresses the earth uniformly। That is why we never see cubical stars or pyramidal planets। Okay, मतलब different shape का। Small asteroids are often shaped irregular because the gravitational force on asteroid is too small to compress it evenly। अब इस बात को समझते हैं, सिमेट्री को कैसे स्टार्ट किया गया इस बुक में। न्यूटन सर का जो लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो था, इज ऑल्सो नोट वर्दी। मतलब नोट वर्दी मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब मान, इंपॉर्टेंट, हाँ मैं इस लायक हूं। नोट वर्दी मतलब क्या कि हाँ लिखने के योग, ध्यान रखने के योग। इसको आप कह सकते हो क्या? ध्यान रखने के योग है, ध्यान रखने के योग। मतलब न्यूटन सर का लॉ जो है इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में अगर कहो तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट पोजेसेस सिमेट्री। अब देखिए न्यूटन सर के लॉ, मतलब न्यूटन सर का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे एक सिमेट्री, क्यों नोटवर्दी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो अपने आप में एक सिमेट्री रखता है। सिमेट्री कहने का आप देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी में कैसे सिमेट्री है। अब इस चीज को समझते हैं। जो आपका इक्वेशन आप जानते होंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कोई भी एंगल से अगर आप देखिए, कोई भी एंगल से अगर आप इस इक्वेशन को देखिएगा तो ये इक्वेशन वैसे ही काम करता है जैसे किसी और दूसरे एंगल पे काम करेगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि ये हमारा, यहाँ पे आपका सन है, ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका सर्कुलर मान के हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आपका सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है जो कि इस एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है और यहाँ पे रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अगर ये अर्थ ये वाला पार्ट इसका रोटेट करके इधर भी आ जाता है, यानी कि जब ये अर्थ यहाँ पहुंचता है तो ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट अगर इधर है तो इधर आ जाता है, बी वाला पार्ट इधर आ जाता है, ए वाला पार्ट। अगर ऐसा भी हो जाता है तो इक्वेशन अभी भी जो एक्ट करता है वो यही इक्वेशन एक्ट करता है। मतलब कि जो आपका ग्रेविटी का लॉ है वो भी अपने आप में एक सिमेट्री को दिखाता है, वो भी अपने आप में एक सिमेट्री को रखता है। अब कैसे रखता है, इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक चीज समझिए कि मतलब सिमेट्री को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी चीज में हेर फेर करते हो और फिर भी अगर वो वैसा ही दिख रहा है तो आप बोल दोगे कि हाँ वो सिमेट्रिक है। अब कोई कोई चीज हर तरफ से सिमेट्रिक होता है, जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल,
जो कि हर तरफ से सिमेट्रिक होता है। फिर देखिए पैराबोला का आप ग्राफ देखिए, वो सिर्फ y के अबाउट सिमेट्रिक था। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है आपका, जरूरी नहीं है कि वो हर तरफ से सिमेट्रिक हो। वो किसी के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है, किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को बोलते हो आप सिमेट्रिक है, तो ये देखो कि वो कहाँ से सिमेट्रिक है या किसके अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे कि एक स्फेरिकल को आप किसी भी एंगल के अबाउट देख लो, वो सिमेट्रिक हर जगह से मिलेगा, तो वो फुल्ली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपका सर्कल को आप क्या करो कि मतलब उसके डायमीटर के अबाउट किधर से भी काटो वो सिमेट्रिक ही दिखेगा, तो वो डायमीटर के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक ही होता है। जैसे कि आपका पैराबोला का इक्वेशन, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन है, तो वो आपको y के अबाउट ही सिमेट्रिक मिलेगा, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं मिलेगा। तो हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सिमेट्री होता है, और हम लोग सिमेट्री की मदद से उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो एक अपने अंदर सिमेट्री को रखता है। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट पे अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट वही है, तो उस ऑब्जेक्ट में किसी भी एंगल से लगा दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि दो मास को आप किसी भी एंगल पे रख दो, कैसे भी रख दो, अगर दोनों का बीच में डिस्टेंस फिक्स है और दोनों का मास फिक्स है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में किसी भी एंगल पे अगर आप किसी भी एंगल से उसके बीच में फोर्स लगाते हो, या ग्रेविटी को रीड करते हो, या प्रिडिक्ट करते हो, या देखते हो, जांचते हो, तो वो ग्रेविटी का मान उतना ही आने वाला है। मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उतना ही आएगा, चाहे आप कितना भी उस ऑब्जेक्ट को रोटेट क्यों ना कर दो। बात समझ में आ रही है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उतना ही आएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कितना भी क्यों ना कर दो रोटेट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक फिगर से समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का अपना एक मास m1 है, और इसके सामने आपके पास एक दूसरा रॉड है, ठीक है, और इसका मास m2 है। आपने इस रॉड के सेंटर से जो r लिया जाता है, इस रॉड के सेंटर के बीच के दूरी को क्या बोला? r बोला, और आप इसके बीच में ग्रेविटी का लॉ लगा दिए। अब आपने क्या किया कि इसके पोजीशन को बदल दिया। पोजीशन को क्या किया, मतलब स्टेट को, कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया था। अभी भी जो आपका सेंटर का दूरी, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बदल भी देते हो, रोटेट भी कर देते हो, अगर डिस्टेंस आपका सेम है, तो इसको कोई भी, इसको आप एक स्फेरिकल आकार भी दे दो m मास का, आप इसको कुछ भी कर दो, ये जो लॉ है वो सिमेट्रिक रहने वाला है। ये लॉ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी फोर्स F ही होगा, यहाँ पे भी फोर्स F ही होगा, यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा? F ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपका जो लॉ है, फोर्स का लॉ है, वो उस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे, शेप पे, साइज पे, देखिए साइज से तो मास डिटरमाइन होता ही है ना, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग कह सकते हैं, मेनली कह दीजिए कि उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी चीज को आप घुमा रहे हो सब तरफ से वो एक दिख रहा था, आप उसको क्या कहते हैं? वो सिमेट्रिक है। अगर हमको यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो ग्रेविटी का लॉ है वो ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे ओरिएंटेड है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है और दोनों का सेंटर का बीच का दूरी सेम है, तो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, उससे उस लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी चीज के ओरिएंटेशन से उसके वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है, इसी को एक दूसरे वर्ड में कहा जाता है, वो लॉ या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो लॉ क्या है? सिमेट्रिक लॉ है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज सीख रहे हैं कि जो हमारा, आप जो बचपन से जानते हो सिर्फ ग्रेविटी के लॉ के बारे में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, आपने एक चीज ये भी जाना कि जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो एक सिमेट्रिक लॉ है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉ हो सकते हैं जो कि आपको सिमेट्रिक मिलेंगे। तो अगर किसी भी लॉ को आपको चेक करना हो या समझना हो कि ये लॉ सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उस लॉ को आप हर एंगल से जिस पे लगा रहे हो उसके ओरिएंटेशन को चेंज करके देखो। अगर वो लॉ भी वैसे ही काम करते, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ, वो भी एक सिमेट्रिक लॉ है। कूलम्ब्स लॉ यानी कि वो भी एक क्या है? सिमेट्रिक लॉ है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट अगर चाहते हो कि जैसे हाँ, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब आप जानना चाहते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सिमेट्री लॉ है कि नहीं है, तो जिस चीज पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो उस चीज में आप हेर फेर करो, फेर बदल करो, तो देखो क्या एनर्जी के वैल्यू में चेंज आ रहा है। अगर एनर्जी के वैल्यू में चेंज नहीं आता है, तो यहाँ से क्या पता चलता है
कि वो एनर्जी जो है उसके पोजीशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन मत समझो, अब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन करने का सेंस मतलब उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप उसके प्लेस को घसका दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। प्लेस को घसका दोगे तो आर्ट चेंज हो जाएगा, सब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो फिर तो चेंज होगा ही ना। पोजीशन वोजीशन चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। ऑब्वियसली बात, आपको पता है ये चीज़। तो मेनली अगर उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है कोई लॉ, तो वहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, वहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो लॉ इंडिपेंडेंट है उसके ओरिएंटेशन से, यानी क्या वो लॉ सिमेट्रिक है। सिमेट्री बेसिकली ओरिएंटेशन से ही रिलेटेड होता है। अगर कोई चीज का ओरिएंटेशन से कोई चीज इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि एक चीज बताओ कि आपका पेन का कवर है। पेन, जैसे कि मैं अगर एक पिक्चर बना के दिखाऊं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, ऐसे पेन है, आपके पास एक ये पेन है। एक चीज बताओ, ये जो आपके पास एक पेन है, ये ये पेन बताओ, अगर मैं ऐसे करके एक्सिस ड्रॉ करूं, क्या इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? अगर इसको एक्सिस बोल दूं, इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। आप देख सकते हो, अगर इसको आप फोल्ड करोगे तो इस पे ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ, एक वर्ड और आप कह सकते हो, अगर कोई चीज सिमेट्रिक होता है तो वो हर तरफ देखेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना चाहिए। जैसे कि एक सर्किल अगर आप ड्रॉ करोगे और उसको बीच से काट दोगे, बोलोगे इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल आप इसको फोल्ड करो, देखो इस पे ओवरलैप कर जाएगा ये। अगर आप कहते हो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको फोल्ड करो, देखो ओवरलैप कर जाएगा। अगर आप कहते हो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको फोल्ड करो, देखो ओवरलैप कर जाएगा। अगर कोई चीज कहते हो आप सिमेट्रिक है, तो जिसके अबाउट आप सिमेट्रिक कह रहे हो वो उसका मिरर इमेज बनना चाहिए, या फिर उसका उस पे क्या कर जाना चाहिए, ओवरलैप कर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी आप उसको सिमेट्रिक हो। तो बताओ तो क्या ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन पार दे, तो क्या ये इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है? जी हाँ, अगर आप इसको पलटोगे तो ये क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है पर दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ये फुल्ली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है। पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हर तरफ से आपका क्या होता है, सिमेट्रिक ही होता है। आई होप आपको थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में नॉलेज हो गया होगा, और आपको जानना है तो आप चीजों पे लगा के सिमेट्री को चेक करिए कि किसी चीज को अगर सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल में है ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आइडेंटिकल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, मतलब एक अर्थ पे चाहे कोई ओरिएंटेशन पे रहे, अर्थ पे हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेम होगा। वैसे आपको पता है कि अर्थ के नजदीक ग्रेविटी ज्यादा, फिर जी चेंज होता है, लेकिन हम लोग सेंटर से ही लेते इसलिए कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट दैट इज वाई द अर्थ इज स्फेरिकल। अब देखिए ये क्यों कहा गया, इस चीज को समझिए। देखिए कोई चीज स्फेरिकल, जैसे एक चीज बताइए कि मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा अगर का एक मतलब ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब बताइए अगर इस ऑब्जेक्ट को एक स्फेरिकल बनना होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल बनना होगा तो हर तरफ से इसको क्या करना पड़ेगा, मास को यूनिफॉर्म रेट से खींचना पड़ेगा। जब तक यूनिफॉर्म रेट से नहीं खींचना पड़ेगा, मतलब हर तरफ से यूनिफॉर्मली अगर नहीं खींचेगा ग्रेविटी, तब तक बताइए क्या स्फेरिकल बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है तो इसको देखिए, एक चीज समझिए। देखिए आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट आपको बनाते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब देखिए अगर इसका सेंटर यहाँ हुआ, जैसे कि सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट ये स्फेरिकल बनने वाला है, एक ही बताइए क्या इसको वही तेजी से खींचेगा जैसे इसको इसको खींचना है? अगर इसको स्फेरिकल बनना नहीं, अगर इसको स्फेरिकल बनना होगा तो इसको जितना से खींचेगा उससे ज्यादा इसको खींचना पड़ेगा तेजी से, ताकि ये ज्यादा नजदीक आए, कुछ ऐसे ढंग से ये इसको खींचेगा, ये कैसा बन जाए, स्फेरिकल बन जाए। ये कैसा बन जाए, स्फेरिकल बन जाए। तो जब, लेकिन ये तो आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, अब तब बोल रहा है स्फेयर बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई पहले से ही स्फेयर बन रहा है, अगर कोई चीज स्फेयर, जैसे कोई चीज, जैसे मान लो आपके पास बालू है, आपके पास क्या है, ढेर सारा एकदम टूटा हुआ बालू सब है। अब आप कह रहे हो कि इस बालू को हमको स्फेयर बनाना है, तो आप जो हाथ से इसको गोलियाते हो या गोल करते हो, तो हर तरफ से बराबर करते हो तब ना क्या बनता है। ये आटा के गोली को कभी गोल किए हो? आटा के गोली को जब गोल करोगे तो हर तरफ से बराबर ढंग से नहीं करोगे तो कभी स्फेयर बनेगा नहीं सर, कभी नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब आपको कोई स्फेरिकल से बनाना रहता है, तो आपको हर डायरेक्शन में से क्या करना पड़ेगा, इक्वली करना पड़ेगा ना, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो पानी के अंदर हर डायरेक्शन से किधर लगता है, इक्वल प्रेशर लगता है, तभी जाके ना वो क्या बनता है, आपका स्फेरिकल बनता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपका अर्थ है वो स्फेरिकल है, क्यों, क्योंकि जो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है वो हर तरफ से इस रेट से, इस इक्वल रेट से एक्ट कर रहा है कि जो आपका वैल्यू है इसका,
मतलब ग्रेविटी का, वो हर तरफ समान है, हर तरफ क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए जो अर्थ है वो सब तरफ से बराबर कंप्रेस हो रहा है और इसलिए वो स्फेरिकल है। इसलिए देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं इस बात को। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ के चले, ये चीज होता है बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो इस चीज को आप समझ के चलें कि जो है कि आपका स्फेरिक, कभी कभी एक्चुअली होता क्या है, टेक्निकल इशू आ जाता है और बीच में ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, तो मुझे देखना पड़ता है। आई होप आप इस चीज को माइंड नहीं करते होंगे। तो ग्रेविटी को जो है, अर्थ जो है हर तरफ से इक्वली कंप्रेस हो रहा है अंडर इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये एक स्फेरिकल शेप ले रहा है। तो यहां से हम लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर अर्थ को ग्रेविटी हर तरफ से इक्वली पुल कर रहा है तभी अर्थ कैसा है, स्फेरिकल। तो इसको मतलब अगर अर्थ स्फेरिकल है तो पक्का अर्थ को क्या होगा, ग्रेविटी हर तरफ से इक्वल अमाउंट में पुश कर रहा होगा। और अगर अर्थ को ग्रेविटी हर तरफ में इक्वल अमाउंट से पुश कर रहा होगा तो पक्का इसे क्या पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर तरफ से बराबर है, हर ओरिएंटेशन हर एंगल से बराबर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो एक सिमेट्रिक फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, वो एक सिमेट्रिक फोर्स है। इसलिए आप देख सकते हैं जो आपका स्टार स्टार होता है वो दूसरे शेप का, कभी देखें ट्रायंगल स्टार, कभी देखें ट्रायंगल प्लैनेट, नहीं ना देखें, लेकिन एस्ट्रॉयड का देखिएगा बहुत ज्यादा ही रैंडम शेप रहता है, एकदम उबड़ा खुबड़ा, क्योंकि उसका ग्रेविटी उस पर जो एक्ट करता है ना, जो उस पर ग्रेविटी एक्ट करता है वो उतना ज्यादा मतलब ताकतवर, उतना ज्यादा मतलब नहीं कह सकते। एक ही बताओ कि एक दो शरीर है, स्पॉन्ज की बात करो, एक चीज बताओ, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज अंदर से क्या होता है, खोखला, मास उसका क्या होता है, कम होता है, भले साइज कितना बड़ा, वॉल्यूम कितना ले ले, मास उसका क्या होता है, कम, क्योंकि डेंसिटी कम होता है। तो बताओ अगर डेंसिटी बहुत कम होगा तो जो ग्रेविटी का पुल होगा वो उतना अच्छा से नहीं लगेगा। और अगर डेंसिटी अलग अलग होगा, जैसे कि इस फिगर में मैंने बताया, इस फिगर में बताओ तो क्या ग्रेविटी इक्वली हर तरफ से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसको स्फेरिकल बनना है, स्फेरिकल बनने के लिए जो इसका ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सब तरफ से समान होना चाहिए। सॉरी, इसमें सब तरफ समान नहीं होगा, इसमें इधर से ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी ना जाके एक स्फेरिकल शेप ले पाएगा, और इधर से थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये बालू है, वो एस्ट्रॉयड बनता है। एस्ट्रॉयड क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एस्ट्रॉयड जो आपका है उसका इतना मास नहीं हो पाता है ना, इतना ग्रेविटी वो जनरेट ही नहीं कर पाता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स उसका बन ही नहीं पाता है कि हर तरफ से वो सही ढंग से खींचे। यानी कि जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे बॉडी में वो बहुत डिफरेंट वे से होता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो हर तरफ से सही ढंग से इरेगुलर वे में ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है, तो वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको स्फेरिकल शेप नहीं दे पाता है। बात समझ में आ रही है ना, वहां पे क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको स्फेरिकल शेप नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है एस्ट्रॉयड के केस में वो सिमेट्री के वे में एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिमेट्री के वे में एक्ट नहीं कर रहा है, पर बहुत ऐसे जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिमेट्री के वे में भी एक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिमेट्रिक भी है और नॉन सिमेट्रिक वे में भी एक्ट करता है, लेकिन अगर आप दो चीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, तो वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर आप एस्ट्रॉयड या फिर कोई से मीटियोइड्स के बारे में सोच रहे हो जिसका शेप बहुत रेगुलर होता है और आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का शेप जो है या साइज जो है उसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन होता है, तो ये चीज आपको समझ के चलना होगा कि वहां पे जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग ढंग से है, इसके वजह से सब तरफ से ग्रेविटेशनल पुल एक जैसा नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेविटी तो वहां पे एक्ट कर रहा है पर ग्रेविटी कुछ इस प्रकार एक्ट नहीं कर रहा है, इस प्रकार उसको खींच नहीं पा रहा है कि वो उसको स्फेरिकल शेप दे सके। अगर ग्रेविटी अपने एक्चुअल जितना उसको फोर्स चाहिए उतना फोर्स में अगर खींचेगा तो वो उसको सिमेट्रिक वे में ही स्फेरिकल शेप देगा, लेकिन वहां ग्रेविटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना कि वो सिमेट्री से उसको खींच सके। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही नहीं पता चल रहा है कि ग्रेविटी कभी कभी सिमेट्रिक बन के एक्ट भी कर सकता है, कभी सिमेट्रिक एक्ट नहीं भी करेगा। जहां पे मास बहुत ज्यादा होगा अक्सर देखिएगा वो चीज आपको स्फेरिकल मिलेगा, जैसे कि ब्लैक होल या बहुत सारा चीज, जहां पे भी अर्थ में कोई प्लैनेट वो जनरली आपको स्फेरिकल ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी हर तरफ से इक्वल अमाउंट से उसको खींच रहा है। बात समझ में आ रही है, वहां पे क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट से खींच रहा है। वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो बहुत ज्यादा होता है ताकि वो उसको हर तरफ से कंप्रेस कर दे। और एस्ट्रॉयड में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि उसका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत रैंडम है और बहुत खोखला है। अंदर से मास उतना नहीं है कि वो हर तरफ से खींच सके, जिधर मास जाता है उधर चिपक जाता है, जिधर मास कम उधर थोड़ा फैला रहता है, तो शेप टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रही है बात कि ग्रेविटी सिमेट्रिक भी हो सकता है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में वो एक्ट कर रहा है। लेकिन ग्रेविटी फोर्स कभी भी अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक फोर्स ही बन के निकलता है। ठीक है, तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल एस्ट्रॉयड आर ऑफन शेप्ड irregular because the gravitational force on an asteroid is too small to compress it evenly मतलब हर तरफ से बराबर मात्रा में नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज सिंपल। बहुत सही बात है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल, एलिजेंट यानी कि बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा, एंड इंट्यूटिव। इंट्यूटिव मतलब जिसको आप सोच सके, आपके इंट्यूशन के अंदर जो चीज आए। ऑब्वियसली बात ये बात सही है कि सिमेट्री आपको समझ में भी ये बात आती है कि सिमेट्री होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे हम समझेंगे सिमेट्री का मतलब क्या होता है। हालांकि थ्रू आउट दिस बुक वी विल सी दैट सिमेट्री इज नॉट जस्ट परवलस विंडो ड्रेसिंग टू अ थ्योरी बट इन फैक्ट इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट सम डीप अंडरलाइंग फिजिकल प्रिंसिपल अबाउट इट। बिल्कुल सही बात है कि मतलब इन्होंने बोला है कि सिमेट्री जो है बहुत इंट्यूटिव चीज है, बहुत एलिजेंट चीज है। एलिजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा चीज जो कि सही में पूरे यूनिवर्स पे रूल कर रहा है। ऑब्वियसली बात, एक चीज बताइए, ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स है, लेकिन बताइए क्या अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं होता तो यूनिवर्स बनता? यूनिवर्स को शेप देने में, यूनिवर्स को फॉर्म करने में ग्रेविटी का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। तो इतना एलिजेंट लेवल पे जो फोर्स काम कर रहा है वो वहां सिमेट्री एक्ट कर रहा है, तो पक्का जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट वो एलिजेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है ना? तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इस बुक में, पूरे बुक में आप ऐसा पाओगे कि सिमेट्री ही सिर्फ ऐसा चीज नहीं है कि जो कि थ्योरी को मतलब खूबसूरत बनाता है, लेकिन हाँ, सिमेट्री भी एक ऐसा चीज है जो कि हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। कोई भी प्रिंसिपल, हमारे यूनिवर्स के बारे में जो कोई प्रिंसिपल होते हैं वहां पे हम लोग, जैसे कि मैंने बोला ना डिब्रोय के बारे में। और एक चीज बताओ कि हमारे यूनिवर्स में पार्टिकल के पास भी वेव नेचर, ये कितना डीप कॉन्सेप्ट है, कितना मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल और वेव दोनों के पास डुअल नेचर होता है। ये हमारे नेचर का एक खूबसूरती है। तो ये कितना बड़ा और कितना डीप कॉन्सेप्ट है, डीप प्रिंसिपल है हमारे यूनिवर्स का। और ये दिया गया किस बेसिस पे? ये दिया गया सिमेट्री के बेसिस पे। तो जी हाँ, सिमेट्री आपका बहुत समय यूनिवर्स के बहुत खूबसूरत और बहुत डीप डीप प्रिंसिपल में काम आते हैं, उनको समझने में काम आते हैं। और यही सिर्फ एक थ्योरी को खूबसूरत बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि इस बुक का जो मोटो है वो मोटो क्या है कि हमें हमेशा यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ना है। तो अब जो हम लोग सिमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब इससे भी हम लोग ये चीज जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर सिमेट्री का टॉपिक मतलब ये बुक का ये टॉपिक किस तरह अपने मोटो का इज्जत रख रहा है, यानी कि अपने मोटो को अपने साथ लेके चल रहा है, ना कि उसको पीछे छोड़ दिया है। अक्सर यही गलती होता है बच्चों के साथ, वो बीच में स्टार्टिंग में बुक का मोटो समझ लेते होते हैं, बीच में जाते जाते पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। तो इस चीज को हमें नहीं करना है। अब देखिए, बट व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एन इक्वेशन इज सिमेट्रिकल? ओके, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख के चलें। ये जो मेरी मन की बात और जो मैंने अभी तभी से आपको एक्सप्लेन किया उसको ये पूछ दिया है कि व्हाट डू वी मीन, हम क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कोई इक्वेशन सिमेट्रिक है। जैसे कि F इक्वल टू आप जानते हो G m1 m2/r², ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जैसे कि E = mc², ये भी एक सिमेट्रिकल इक्वेशन है लगभग लगभग। इसके पीछे का बहुत राज है जो कि मैंने एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया भी। वैसे अगर आप इसके डेरिवेशन में जाओगे तब आप अच्छे से समझोगे, ठीक ना? तो ये भी एक लगभग लगभग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन एक सिमेट्रिक इक्वेशन है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? एक सिमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं? क्या दिखाता है वो, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? चलिए इस चीज को हम लोग सीखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी कि थोड़ा क्या समझते हैं। सिमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं? सिमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग यही ना समझ पा रहे हैं, अगर एक इक्वेशन सिमेट्रिक है
तो जिस जगह पे वो इक्वेशन लग रहा है उसके ओरिएंटेशन पे वो इक्वेशन का वैल्यू डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसका ओरिएंटेशन जैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इक्वेशन एक सिमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका ओरिएंटेशन उसके वैल्यू पे फर्क नहीं डालना चाहिए। जनरली हम लोग यही समझे। अब देखिए बुक क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है इफ, अगर आफ्टर यू रीअरेंज इट्स पार्ट इट इज लेफ्ट द सेम और इनवेरिएंट। मतलब क्या, मैंने बोला ना आपको, एक ऑब्जेक्ट जैसे एक स्फेयर, एक स्फेयर को आप क्या बोलते हैं, वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बोलने का क्या मतलब, कैसे चेक करोगे कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है? अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो अगर आप उसके ओरिएंटेशन को बदलते हो, अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट को फिर से रीअरेंज कर देते हो, जैसे कि आपने क्या किया, एक चलिए एक और डेफिनेशन हम लोग यहाँ सीखने से मिला। आपने क्या किया कि इसके पार्ट को काटा, काट काट के टुकड़ा करके इस पार्ट को यहाँ कर दिया, इस पार्ट को यहाँ कर, जैसे कि एक पजल। बताओ आप जो एक पजल सॉल्व करते हो, एक पजल जैसे कि सॉल्व करते हो, एक पजल क्या सिमेट्रिक होता है? जी नहीं। अगर आप पजल को रीअरेंज कर दो तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं रह जाता है, जैसा होता है वैसा नहीं रह जाता है। तो एक पजल आपका सिमेट्रिक चीज नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक सिमेट्रिक चीज वो है जिसके पार्ट्स को रीअरेंज करने पे हमें वही फिगर मिलता है जो पहले मिल रहा था। जैसे कि आप अगर एक स्फीयर के कोई टुकड़ा को काट के, इस टुकड़ा को काट के यहाँ पे प्लेन कर डाल देते हो और यहाँ के टुकड़ा को यहाँ पे डाल देते हो तो इस स्फीयर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब इनवेरिएंट ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्फीयर इज सिमेट्रिकल बिकॉज इट रिमेन सेम आफ्टर यू रोटेट इट। मतलब वही बात है कि आप उसको ओरिएंट कितना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस मैथमेटिकली? ओके, नाइस एंड मोर फंडामेंटल और ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि हाँ भाई ये तो समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, कैसे समझेंगे? लेकिन हमें तो फिजिक्स में मैथ देखना होता है, फिजिक्स को लिखने के लिए तो मैथ की जरूरत होती है। तो कैसे हम लोग एक सिमेट्रिक इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाउ कैन वी से दैट एन इक्वेशन इज सिमेट्रिक। एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को देखें जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो कैसे समझेंगे ये जो गिवन इक्वेशन वो एक सिमेट्रिक इक्वेशन है? और बताइए अगर पता चले हमको कि ये इक्वेशन एक सिमेट्रिक इक्वेशन है तो सिमेट्री बहुत जगहों पे काम करता है डीपली। अगर एक इक्वेशन के बारे में हमें ये पता चल जाता है कि ये इक्वेशन एक सिमेट्रिक इक्वेशन है तो हम उसके बारे में और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं और खूबसूरत ढंग से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन की खोज में चलते हैं कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक इक्वेशन सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर कोई इक्वेशन सिमेट्रिक होता है तो उसका मतलब क्या होता है, फिगर से भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा फील भी ले लेंगे बातों की। चलिए देखते हैं ये बुक क्या कहता है इस चीज के बारे में। कल आएगी थिंक ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। चलिए फिगर नंबर 2 को देखते हैं पहले, तब फील आएगी बातों की। जैसे देखिए फिगर नंबर 2, ये आपका फिगर नंबर क्या है 2। अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सन। चलिए ये बात बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। द द हाँ आगे, द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय आर। मान लेते हैं कि जो आप देखिए, मान लीजिए कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, मान लेते हैं रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका एक सर्कल है। मान लेते हैं सर्कल में जो है आपका अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंटर पे मान लेते हैं आपका सन है बैठा हुआ। सेंटर पे आपका क्या है, आपका सन है, और अर्थ जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, इसका रिवॉल्यूशन का जिस रेडियस में ये मूव कर रहा है वो रेडियस क्या है आपका, आर है। विच रिमेन्स द सेम एज द अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट। चाहे अर्थ यहाँ आए कि यहाँ आए, सब जगह से ये आर ही होगा, ये आर ही होगा। एक्चुअली अब देखिए, एक्चुअली में तो ऐसा नहीं ना यार। एक्चुअली अर्थ ऑर्बिट इलिप्टिकल, आपको पता है ना कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सो आर वेरी करता है स्लाइटली, बट अ गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि आर लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट आर गिवन बाय एक्स एंड वाई। एज द अर्थ मूव्स इन द ऑर्बिट एक्स एंड वाई कंटिन्यूअसली चेंज होता है बट आर रिमेन सेम।
जैसा कि आप पढ़े हो ना, एक सर्किल में सेंटर से एक पॉइंट का ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, क्या हुआ यहाँ पे इसका पॉइंट मान लेते हैं ये सेंटर हो गया, ये हुआ एक्स कोमा वाई मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई। पर देखिए ये एक्स और ये वाई, पर ये तो आपका क्या है आर, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। सिंपल है, इसका ओरिजिन सेंटर हो सर्किल का इक्वेशन। अब बताइए यहाँ पे एक्स चेंज होते रहता है, वाई चेंज होते रहता है, पर क्या आर चेंज होगा? नहीं, आर हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि हमेशा क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब जो नहीं बदले, जो वैरी नहीं करे, इनवेरिएंट होता है। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक इक्वेशन है जो कि जिसमें एक टर्म है जो कि है रेडियस सर्किल का, जो कि कैसा टर्म है, इनवेरिएंट टर्म है। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या, एक्स और वाई के चेंज होने से, एक्स और वाई के चेंज होने से ये चेंज नहीं होता है। मतलब एक्स और वाई के बदलने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोई इक्वेशन में किसी चीज के चेंज होने से किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो इक्वेशन इस चीज से क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे रेडियस क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के चेंज से क्या है, इंडिपेंडेंट, वो हमेशा आर ही रहेगा। सो द इक्वेशन ऑफ न्यूटन मेंटेन दिस सिमिट्री, मीनिंग दैट द ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द सन रिमेन्स। ऑब्वियसली बात है यार, क्यों, देखिए इक्वेशन ऑफ न्यूटन क्यों मेंटेन कर, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बताइए, अब m तो कांस्टेंट है, ये दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट है। और बताइए आर भी आपका क्या हो गया, आर भी आपका कांस्टेंट हो गया, चाहे जहां भी चल जाए। अब आपका अर्थ यहाँ रहे, ये सन है, आपका अर्थ यहाँ रहे, आपका अर्थ यहाँ रहे, आपका अर्थ यहाँ रहे, सबके लिए ये क्या होगा, आर ही होगा। और जब सबके लिए आर है, सबका मास सेम है, मास कभी बदलेगा नहीं, तो बताइए क्या ये इक्वेशन इसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इंडिपेंडेंट है किससे, आर से। मतलब आर हमेशा कांस्टेंट है, चाहे पोजीशन कैसा भी चल जाए, फोर्स हमेशा कांस्टेंट ही लगेगा, क्योंकि आर क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। तो बताइए ये हमेशा सेम होगा एज द ऑर्बिट द सम, एज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस द लॉज स्टेज कांस्टेंट। मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज भी होगा तब भी लॉ क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नो मैटर व्हाट ओरिएंटेशन वी टेक अ लुक एट अ प्रॉब्लम, द रूल्स ऑफ आर अनचेंजिंग एंड द रिजल्ट्स कम्स आउट टू बी सेम। मतलब यहां से ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नियम है, जो सिद्धांत है, बेसिकली यहाँ पे न्यूटन के सिद्धांत के बारे में बोला जा रहा है कि जो आपका न्यूटन का सिद्धांत है, चाहे आप किसी भी ओरिएंटेशन से क्यों ना उसको देख ले, जो रूल्स है, जो ग्रेविटी का रूल है, वो उस ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, वो जो रूल है वो हर ओरिएंटेशन के अबाउट सिमिट्रिक रह रहा है। मतलब हर ओरिएंटेशन के अबाउट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रूल इज सेम अबाउट, सेम को हम लोग सिमिट्रिक भी कह सकते हैं, अबाउट एवरी पॉसिबल ओरिएंटेशन, जितने भी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एवरी पॉसिबल ओरिएंटेशन, सभी पॉसिबल ओरिएंटेशन के अबाउट रूल क्या है आपका, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। और हमारा रिजल्ट हर तरफ से कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इवन इस चीज का आप समझ, जब आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े होंगे तो वहां पे आप ये जानते होंगे कि इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के लॉज कभी नहीं बदलते हैं, चाहे आप अपने फ्रेम को कितना भी क्यों ना बदल लो, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। अब देखिए आर स्क्वायर का एक्स वाले कितना, if the earth revolves around the sun the radius remains the same, the coordinate x and y changes sorry but r remains invariant। by the Pythagoras theorem हम लोग निकाल सकते हैं। so Newton's equation has a symmetric when expressed in either terms of r because r is invariant or x और y। अब एक चीज बताइए, आप न्यूटन्स के इक्वेशन को चाहे आप r और x और y के टर्म्स में दिखाओ, जैसे कि कहने का मतलब अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे भी लिख दो, तो पता है आपको इस दो एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, पर दोनों का स्क्वायर का समेशन नहीं बदल रहा है। मैंने न्यूटन के इक्वेशन गलत लिखा है यहाँ पे, नहीं सही।
आपको पता है यहाँ पे x बदल रहा है, y बदल रहा है, पर दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है। तो ये क्या है, इनवेरिएंट है। न्यूटन का लॉ क्या है, हर तरफ से सिमेट्रिक है। मतलब अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, और कैसे पता लगाएंगे कोई इक्वेशन सिमेट्रिक है या है भी कि नहीं, तो ये चेक करिए कि वो इक्वेशन किसी ऐसे चीज के टर्म्स में लिखा हुआ हो जिससे वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसके बदलने से उसके में कोई बदलाव ही नहीं आए। तब आप क्या कहिएगा, उसको आप कुछ बदल दीजिए, हर तरफ से रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब एन इक्वेशन इज क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। एन इक्वेशन इज सिमेट्रिक इफ on changing its part will not affect। पार्ट करने का मतलब क्या है, देखिए एक ही होता है, आर का हिस्सा एक्स भी है और वाई भी है ना। ऑन चेंजिंग इट्स पार्ट विल नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट उसके पार्ट को चेंज करने से नहीं बदल रहा है तो आप क्या समझिएगा, वो इक्वेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक है। यानी कि यहाँ पर आप x को कितना चेंज करिए, y को कितना चेंज करिए, ये दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा r ही देगा। तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी कि अगर एक इक्वेशन को आप ये चेक करना चाहते हैं कि इक्वेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखिए कि इक्वेशन जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो बात किसी चीज के चेंज होने से चेंज हो रहा है, या देखिए एक चीज बताइए, किसी चीज के चेंज होने का मतलब, चेंज का मतलब ये मत समझिए। देखिए यहाँ पे अगर आप आर को चेंज करिएगा, अगर आपका आर चेंज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात को तो ध्यान में रखना है ना। ये बात मत समझिए ना कि किसी चीज के चेंज होने से, नहीं। जो इक्वेशन आप देखना चाहते हो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए कि वो जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो बात क्या किसी चीज से इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या बोला, अगर आपको इक्वेशन चेक करना है तो चेक करिए कि जो इक्वेशन जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्या वह बात, क्या वह बात या कहिए या क्वांटिटी कहिए, क्या वह बात कहिए या फिर क्वांटिटी किसी भी चीज से, किसी भी चीज से इंडिपेंडेंट है। अगर वो जिस चीज से इंडिपेंडेंट होगा उसके अबाउट वो लॉ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या बताए, अगर आप यहाँ पे आर के अबाउट लॉ, एक्स और वाई के अबाउट, समेशन के अबाउट लॉ सिमेट्रिक है। यहाँ आर देखिए एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट है, पर देखिए क्या आर अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो क्या बताइए, आपका फोर्स चेंज नहीं होगा, जी चेंज हो जाएगा। तो किसी भी चीज के इंडिपेंडेंट है तो उस चीज के अबाउट, उस चीज के अबाउट इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा सिमेट्रिक। इक्वेशन क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना। अगर कोई इक्वेशन आपको चेक करना हो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखिए वो इक्वेशन जिस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो बात किसी के अबाउट इंडिपेंडेंट है। अगर किसी के अबाउट इंडिपेंडेंट है तो वो इक्वेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। वैसे सिमेट्रिक का और 2-3 डेफिनेशन है। मतलब किसी भी इंटरचेंजेबल होना चाहिए, मतलब जैसे कि आप अगर ओरिएंटेशन को चेंज करो तो उससे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो वो इक्वेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए, वी विल इनकाउंटर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ओवर एंड ओवर व्हेन वी डिस्कस द यूनिफाइड। मतलब देखिए, ये सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग बहुत देखने वाले हैं। मतलब ये एक बोला ना मैंने कि बहुत एक डीप इंसाइट है चीजों को समझने के लिए। देखिए, आपको अगर सिमेट्री अभी पूरी तरह समझ नहीं आया तो देखिए, पूरी तरह से मुझे भी समझ में नहीं आया, जो सही बात है। अगर आपको सिमेट्री समझना है या फिर मुझे भी सिमेट्री समझना होगा, तो एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिमेट्री एक छोटा चीज नहीं है। किसी चीज को आप तब ना अच्छे से समझते हो जब उसको बार बार आप देखते हो।
तो जब आप हर लॉ में हर जगह पे सिमिट्री को देखना स्टार्ट करोगे, जैसे कि कोई चीज देखे, जैसे कि F इक्वल टू एम ए, क्या ये लॉ सिमेट्रिक है क्या? चेक करके देखते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो तो चेक करके देखो। अगर आप हर चीज में सिमेट्री को नहीं ढूंढिएगा तब तक आप ये पकड़ नहीं पाइएगा कि सिमेट्रिक लॉ का मतलब क्या होता है या सिमेट्री से क्या पता चलता है। तो ये करना तो मैं नहीं ना आपको करवा सकता हूँ या मेरे को कोई नहीं करवा सकता, ये तो खुद करना होगा ना सभी बंदे को। तो इस चीज को आप समझ के चले। ओवरऑल आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मिल गया है कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है और सिमेट्री कैसे पहचानेंगे कोई चीज सिमेट्री है। ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी चीज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इक्वेशन किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो चीज डिपेंड जिस पे कर रहा है वो किसी चीज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके बाद वो सिमेट्रिक होगा। कोई फिगर, आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप एक ट्रायंगल आपने बनाया, एक ट्रायंगल क्या है, इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ओवरलैप हो जाएगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है और इस लाइन के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या बताइए, क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट हर जगह से सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। आप समझ रहे, फुल्ली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, हर तरफ से ये सिमेट्रिक नहीं है, कुछ कुछ खास जगहों से ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो यूनिफिकेशन थ्योरी में बहुत यूज होगा। यूनिफिकेशन थ्योरी में बहुत यूज होगा, क्योंकि जब आप हायर थ्योरी पढ़ोगे स्ट्रिंग थ्योरी, तो वहां पे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर सिमेट्रिक थ्योरी भी आता है। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही आगे आने वाले लेक्चर्स में या फिर आगे आने वाले थ्योरीज में यूज होते हैं। इनफैक्ट वी विल सी दैट द सिमेट्री इज वन ऑफ द आवर मोस्ट पावरफुल टूल इन यूनिफाइंग ऑल द फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है। मतलब सभी फोर्स को यूनिफाई करने में सिमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए ना, कैसे नहीं होगा। जब तक हर फोर्स में किसी चीज के अबाउट कॉमन नहीं होगा, किसी चीज के अबाउट वो फोर्स सिमेट्रिक नहीं होगा, तब तक वो हर फोर्स को आप एक कैसे बनाओगे। जैसे कि कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा कि फोर्स इसके अबाउट सिमेट्रिक है, पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक, उसी तरह आप देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक, उसके बाद देखिएगा ये भी इसके अबाउट सिमेट्रिक है, देखिएगा ये भी इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो सब किसी न किसी के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर सब किसी न किसी के अबाउट सिमेट्रिक है और सब में कुछ ऐसा चीज है जो कि कॉमन है जिसके अबाउट सब सिमेट्रिक है, तो बताइए उसके अबाउट सबको हम एक मान के डिफाइन कर सकते हैं ना। मान लेते हैं कि एक, जैसे कि आप एक मतलब फैमिली इमेजिन करिए। मान लेते हैं आपके पास एक फैमिली है और देखिए, भाई बहन आप एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक है। भाई और उसके पापा अपने अबाउट सिमेट्रिक है, बहन और उसके पापा अपने अबाउट सिमेट्रिक है। तो क्या बताइए, भाई और बहन अपने आप में सिमेट्रिक हुए ना। अगर एक चीज बताइए कि देखिए, भाई और पापा सिमेट्रिक है, बहन और पापा सिमेट्रिक है, तो क्या भाई और बहन सिमेट्रिक नहीं हो? दोनों एक के अबाउट तो सिमेट्रिक है ना, अपने पापा के अबाउट। उसी तरह अगर एक फोर्स किसी के अबाउट सिमेट्रिक है, दूसरा फोर्स भी कुछ किसी की तरह अबाउट सिमेट्रिक है, हर में एक अगर कॉमन आ गया तो उस कॉमन के अबाउट तो सब फोर्स ना सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे देखने वाले हैं कि सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यूनिफाई कर सकते हैं अपने थ्योरीज को, अपने फोर्स को जो यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, उसको यूनिफाई करने में सिमेट्री एक बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग सिमिट्री के बारे तक में ही पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ आज का लेक्चर कि मैं चाहता हूँ और मैं खुद से भी चाहता हूँ कि आगे आने वाले संडे से पहले हम लोग थोड़ा सिमिट्री के बारे में और क्लियर हो। आप भी हर लॉ में सिमिट्री के बारे में खोजें, मैं भी खोजूंगा। आप समझे कि और बेहतरीन ढंग से सिमिट्री का मतलब क्या होता है या इक्वेशन को कैसे मैथमेटिकली कैसे देखेंगे सिमिट्री को, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि व्हाट इज सिमेट्री, हाउ कैन ए इक्वेशन रिप्रेजेंट इट्स सिमेट्री। बात समझ में आ रही है ना? तो सिमेट्री के लॉ को आपको सही से समझना है। और दूसरी बात, मैंने ये बात पहले बोला था कि इस चैप्टर का जो गोल है जो कि यूनिफिकेशन, देखिए अभी भी ये चैप्टर यानी कि ये बुक जो है यूनिफिकेशन से दूर नहीं भाग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिमेट्री सीख के हमें ये पता चला कि सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्सेस को यूनिफाई करने में बहुत मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है आप ये समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं। क्यों थोड़ा थोड़ा? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग समझेंगे कि ये फोर्स, जैसे ग्रेविटी के बारे में समझे, ग्रेविटी इसके अबाउट सिमेट्रिक है, उसी तरह अगर और भी फोर्सेस में कुछ ना कुछ कॉमन सिमेट्री आ गया
तो उस कॉमन के अबाउट सभी फोर्सेस सिमेट्रिक होंगे। अगर उस कॉमन के अबाउट सभी फोर्सेस सिमेट्रिक होंगे तो उस कॉमन के अबाउट हम लोग एक ही बार में सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोग यूनिफाई कर सकते हैं फोर्सेस को। तो यहाँ से क्या पता चला कि सिमेट्री भी एक बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है और निभाता है इसको यूनिफाई करने में, मतलब एक यूनिफाइड थ्योरी ढूंढने में। तो अभी भी बुक अपने मोटो से नहीं घसका है, अभी भी बुक अपने मोटो को लेके चल रहा है। आज का लेक्चर यहीं तक था। आप प्लीज और प्लीज घर में जाकर सिमेट्री के बारे में और सोचें और चीजों को एनालाइज करें। आपके पास 7 दिन है, आप चीजों को बच्चे से और भी काम है आपके पास, पर एक काम इसे भी बना लें और चीजों को समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।